साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यूनिट 8 पारिस्थितिक तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 से लेकर 2012 तक सीजीटेट में पूछे गए प्रश्न शामिल और साथ ही साथ इसमें असिस्टेंट टीचर 2019 और 2023 का भी प्रश्न शामिल है और कूट संबंधी प्रश्न भी, जैसा कि आजकल पैटर्न देखने को मिलता है, वो जो परीक्षा उपयोगी है ऐसे प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। देखा जाए तो इसके पहले हमने थ्योरी क्लास देखे थे और उसी का हम इसमें एमसीक्यू पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें देखा जाए 2024 का पहला प्रश्न है, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। इसे समझिएगा तो नीचे से ऊपर जो घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार के पिरामिड में देखा जाए तो उत्पादक पहले नंबर पर आता है। तो उत्पादक जो है ये चौथा पहला नंबर पर हो जाएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा तो ये दूसरा नंबर पर, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे नंबर पर और उसके बाद जो है पहले नंबर में जो दिखाई दे रहा है तृतीयक उपभोक्ता वो लास्ट में हो जाएगा। तो इसके आधार पर यह ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह ऑप्शन हमें जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम पूछा जा रहा है। इसमें देखेंगे तो सूर्य सभी में जो है निश्चित रूप से, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। अब सूर्य के बाद जो आता है वो है उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक जो है घास कह सकते हैं, यही होगा। तो इसमें जो सेकंड नंबर में देखा जा रहा है उत्पादक, तो किसी में आपको घास या पेड़ इस प्रकार का जो शाकाहारी ऐसे कह सकते हैं उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, वो जो है आपको ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम राइट आंसर समझेंगे, क्योंकि सूर्य के बाद घास, घास के बाद हिरण, हिरण के बाद शेर, यह इसका जो है सही क्रम होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेढक है तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ए कीट है पूछा जा रहा है, तो कीट को खाने वाले कौन होते हैं, मेढक। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। डी के बाद क्या आना चाहिए, जो है मेढक को खाने वाले कौन होते हैं, सांप। तो सांप सी हो जाएगा। फिर सांप को खाने वाले हो जाएंगे बाज, जो कि उसका नंबर है बी। यह जो है क्रम किस में दिखाई दे रहा है, तो आपको ए से शुरू होने वाला तो आपको सिर्फ डी में दिखाई दे रहा है और इसी के आधार पर देखा जाए तो ए डी सी बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे गर्मी, मृदा, जल, कंटीली झाड़ियाँ और ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे। निश्चित रूप से देखा जाए तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो है ये सभी होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 देखा जाए गर्मी, मृदा, जल, गर्मी जहाँ होता है और कंटीली झाड़ियाँ जैसे कि नागफनी, कैक्टस, ये सब जो है वो देखा जाए खजूर का पेड़ और छीन का पेड़, ये सब जो है मरुस्थलीय भूमि में पाया जाता है। ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे ये भी वहीं ज़्यादातर पालन होता है। तो निश्चित रूप से यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2024 का ही प्रश्न है और ये पांचवा प्रश्न भी 2024 का ही है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता, उपरोक्त दोनों और अपघटक। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का जो रोल होता है वो उपभोक्ता का होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह भी सीजीटेट 2024 का ही प्रश्न है। खाद्य जाल में निश्चित रूप से हमने देखे हैं कि कई खाद्य जाल जुड़ी होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे डीकम्पोजर या हम अपघटक कहते हैं, जो कवक मतलब कह सकते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है मृत शरीर का जो देखा जाए तो उपभोक्ता का मृत शरीर जो होता है तो उसका क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में जो है बदलते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इसे जो है अपघटित करने की प्रक्रिया होती है यह।
तो इसके आधार पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम जो है अपघटक करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? निश्चित रूप से अपघटक के समूह में रखा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? चील व सांप, गाय व खरगोश, हिरण व शेर, और बकरी और लोमड़ी। तो यहाँ देखा जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो शाकाहारी जीव होते हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन ए में चील व सांप दोनों मांसाहारी है। यहाँ सी भी, हिरण और शेर, ये भी एक शाकाहारी है तो एक मांसाहारी है। बकरी और लोमड़ी, बकरी जो है शाकाहारी है तो लोमड़ी मांसाहारी है। आपको बी में ही दिखाई दे रहा है शाकाहारी दोनों, गाय और खरगोश, तो यही इसका प्राथमिक उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? घास, लोमड़ी, खरगोश, घास, सांप, मेढक, घास, खरगोश, शेर, घास, लोमड़ी, हिरण। निश्चित रूप से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम में देखा जाए तो घास ही पहले नंबर में होता है, क्योंकि वो उत्पादक होते हैं। उसके बाद घास को खाने वाले कौन होते हैं? जो शाकाहारी जीव होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें जो है देखा जाए तो खरगोश आना चाहिए सेकंड नंबर पे, और उसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार का। तो उसके आधार पर यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? जंतु प्लवक, पादप प्लवक, मछली, मेढक। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो है कौन सा जीव एक से अधिक पोषण में संस्तर में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मछली। क्योंकि देखा जाए तो छोटी मछलियां भी होती है और बड़ी मछलियां भी होती है, तो कह सकते हैं कि एक से अधिक पोषण संस्तर में मछली ही पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? पौधे से लेकर मोर तक पहुंचना है हमें, जैसा कि पौधे के द्वारा 20 जूल ऊर्जा यहाँ पास प्राप्त है। तो देखा जाए जब इसका लिंडेमान का 10% लॉ जो हम इसके थ्योरी क्लास में देखे हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो पौधे के पास जो है 20 जूल का ऊर्जा है। अब इसके बाद जो है जो अगला क्रम रहता है चूहे तक पहुंचने में मात्र 10% ऊर्जा का भाग पहुंचता है। तो 20 जूल का यदि हम 10% निकालें तो आपको क्या मिलेगा? 10% ये आपको सिर्फ 2 जूल जो है ऊर्जा चूहे तक पहुंचेगा, 2 जूल। उसके बाद 2 जूल का 10% निकालेंगे तो सांप तक पहुंचेगा 0.2 जूल, और उसके बाद जब मोर तक पहुंचेगा तो इसका जब 10% निकालेंगे तो आपको जो नेक्स्ट मिलेगा 0.02 जूल। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। निश्चित रूप से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, अपघटक। अपघटक कवक या बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी गिनती संभव ही नहीं है और अनुमान भी लगाया जाना मुश्किल है। क्योंकि देखा जाए तो अपघटक बहुत जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर अपघटक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती हैं। कीड़े एवं छोटी मछलियां क्या होती है? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। क्यों होते हैं? क्योंकि जो है प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें वो शाकाहारी होते हैं, जो जूप्लांक्टन होते हैं तालाब में। तो देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन ए नाइट्रोजन चक्र, इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी है, इसमें कार्बन चक्र भी और सल्फर चक्र भी होता है।
ये जो है देखा जाए तो N2 जो है नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होते हैं, CO2 भी तो कार्बन चक्र आ जाता है, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड तो ये भी जो है गैसीय अवस्था में देख सकते हैं। फास्फोरस जो होते हैं, फास्फोरस एक अवसादी चक्र है जिसमें फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों, मिट्टी और पानी में पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में इसकी कोई गैसीय अवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। साथियों इसका राइट आंसर होगा जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों हो सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? क्योंकि जो है शाकाहारी मनुष्य जैसे कि पौधों से डायरेक्ट जो मिलती है जैसे कि साग, तरकारी, सब्जी, तो इसे भी मनुष्य खाते हैं। तो वो जो है उत्पादक होते हैं पौधे से, और डायरेक्ट जो मनुष्य खाते हैं तो शाकाहारी भी हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को शाकाहारी और मांसाहारी अर्थात सर्वाहारी कहते हैं। तो प्राथमिक हो सकते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, मीजोस्फीयर। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बायोस्फीयर। आयनोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये तो आपका देखा जाए तो वायुमंडल का जो परतें हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और भी कई साल पूछा गया है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लिंडमान के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम जो है दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम और जेंथोमोनास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइजोबियम। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे राइजोबियम जी जो है जो मटर कुल जैसे कि मटर, मूंगफली, ये सभी के जड़ों में पाया जाता है। तो यह जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूं, आम। ये तीनों तो उत्पादक है तो ये हो नहीं सकता। घास, हिरण, शेर। यहाँ पास देखा जाए तो घास जो है उत्पादक, फिर हिरण उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये हो जाएगा उसका द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये तो है खाद्य श्रृंखला। बाकी घास, बकरी ये दोनों जो है, और उसके बाद मछली। यहाँ तक तो क्रम ठीक था, लेकिन मछली बकरी को नहीं खाते तो ये भी नहीं हो सकता। गेहूँ, मछली, बकरी ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है? तो लिंडमान के जो है 10% रूल के तहत इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है? तो सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन का पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी? इसका राइट आंसर है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो पृथ्वी में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्र या महासागर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, और द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो एक मेढक जो है एक टिड्डे को खाता है तो
टिड्डे जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्योंकि टिड्डे जो है घास को खाता है और घास को टिड्डे, टिड्डे को मेढक, तो यह टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता होगा और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ जो है ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में जा रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका 10%। यह 2012 में पूछा गया है लिंडमान के 10% रूल के तहत, और यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव, चाहे वो कहीं का भी पारिस्थितिक तंत्र हो, वो सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है 78%। उसके बाद जो होती है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होती है 20.95% पाया जाता है, और उसके बाद मतलब चौथे नंबर पर यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की प्रतिशत का मात्रा है। तो यहाँ 3 दिया है, ये नाइट्रोजन का, N2 का, ये ऑक्सीजन का O2 का, और ये CO2 का है। तो इसे भी जानिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो हरे पौधे ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीली हरी शैवाल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पौधे आसानी से उग जाते हैं, क्योंकि पौधे पौष्टिक होते हैं, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा का स्वयं उत्पन्न करते हैं, और क्योंकि पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, सूर्य की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे ऊर्जा या खाना के द्वारा स्वयं, क्योंकि यह स्वपोषी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में से किसका उदाहरण है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह असिस्टेंट टीचर 2019 के लिए पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया, निश्चित रूप से किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टांसले ने, तो ये भी राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक इकाई है, ये गलत है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला 2 सही है। ये कुछ संबंधी प्रश्न है, तो पहला 2 सही मतलब ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं? तो देखे होंगे जो है थ्योरी क्लास में, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कथन है, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी होता है। राइट आंसर है। ऊर्जा का पुनः चक्रण होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊर्जा जो है जैसे जैसे अगला भाग जाते जाता है, ऊर्जा का 10% ही जाता है, और वह जो है धीरे धीरे ऊर्जा जो है, ऊर्जा का हानि भी होते जाता है ऊष्मा के रूप में। तो ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता, और 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन ने दिया, ये राइट आंसर है। तो पहला और थर्ड किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो है एक कार्यात्मक या फंक्शनल यूनिट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है? बिल्कुल राइट। संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है सीधा भी होता है, उल्टा भी। जीवभार पिरामिड तालाब में उल्टा होता है, तो यह इसका राइट आंसर है। जीवभार पिरामिड जो है स्थली जो है सीधा बनता है, और जली होता है वो उल्टा बनता है। तो तालाब क्या है? जली है, तो इसमें उल्टा बनेगा। तो इसके आधार पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में राइजोबियम दलहनी पौधों में पाया जाता है? राइट आंसर है।
नाइट्रोसोमानास नाइट्रीकरण करता है, ये भी सही आंसर है। और स्यूडोमोनास जो है अमोनीकरण करता है, तो ये गलत है क्योंकि ये अमोनीकरण नहीं करता, विनाइट्रीकरण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ऑप्शन बी है वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, तो इसका राइट आंसर है साथियों जीवाणु व कवक। क्यों इन्हें पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक का मतलब होता है साफ करना, जैसे कि हमारा डिटर्जेंट निरमा जो होता है कपड़ों का साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार जीवाणु व कवक जो है मृत जीवों के शरीरों को जो है देखा जाए तो कार्बनिक से अकार्बनिक में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो है उसमें का पोषक तत्व जो होते हैं वो फिर से वायुमंडल में भेज देते हैं। तो यह साफ करने का काम करता है जीवाणु व कवक। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस प्रकार ये रही पारिस्थितिक तंत्र से टॉप 41 क्वेश्चन, जो देखा जाए तो परीक्षा उपयोगी है और आपके बेहतर तैयारी के लिए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।